नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से जो है सामाजिक अध्ययन जो आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसका जो है वीडियो आज से जो है निरंतर आपको मिलता रहेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि सामाजिक अध्ययन जो विषय आप लोग पढ़ते हैं उसमें क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों को हमें देखना जरूरी है। तो इसलिए अभी खासकर ये वीडियो आपका जो है सिलेबस पर ही आधारित रहेगा। इस पर हम लोग देखेंगे किसको ज़्यादा फोकस करना है, किसमें क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा शार्ट में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं इस चीज़ के बारे में बताऊं तब उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है इसके सिलेबस को देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को हमें जानना जरूरी है। तो जब बात की जाती है सिलेबस की, तो सामाजिक अध्ययन देखिए आपका यहीं से पॉइंट निकल के आ जाता है आपके उसमें कि कभी कभी पूछ भी लिया जाता है टेट में कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये 4 विषय आते हैं और इन चारों विषयों को आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ से कितने पॉइंट ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ से कितनी चीज़ें आती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से, इतिहास से। ठीक है, कहाँ से, इतिहास से। तो देखिए जो आपका जो पहला टॉपिक आपका आता है वो है भारत वर्ष में साम्राज्य की स्थापना। अब देखिए आप लोगों ने अभी तक जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा वो था महाजनपद काल, और जो धर्म थे बौद्ध काल और बौद्ध और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों को आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो अब क्या हुआ होता है कि महाजनपद काल के बाद अगला युग प्रारंभ होता है किसका, भारत एक साम्राज्य की स्थापना। तो उसमें हम लोग किसका पढ़ेंगे, मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वैभव। तो इनमें जो है 3 लोगों को हम लोगों को पढ़ना है और भी है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मौर्य काल पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद गुप्त काल, उसके बाद वर्धमान काल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है अगला जो है आपका सामंतकालीन भारत। देखिए इन दोनों राष्ट्रों जो साम्राज्य के स्थापना होता है कुछ दिन चलते हैं, कुछ दिन का मतलब सालों तक चलते हैं, उसके बाद इनका पतन होता है, फिर अगला जो है साम्राज्य खड़ा होता है, फिर उसका पतन होता है, फिर अगला खड़ा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है कि कोई साम्राज्य नहीं रहता है, जो भी लोग सामंत लोग रहते हैं वही वो अपना अपना छोटा छोटा गुट लेकर अपना अपना राज्य करना शुरू कर देते हैं। यदि आप तो सीधे सीधे आप बात समझ लीजिए, साम्राज्य को समझ लीजिए एक देश। ठीक है, और उस देश में जैसे मुख्यमंत्रियों को दे दिया गया वही लोग का सामंत है। ठीक है, अब वो लोग अपना अपना राज्य चला रहे हैं, तो वही सामंतकालीन भारत, जिसमें से क्या होता है कि राजपूतों का उदय होता है, प्रमुख राजवंश जो भी रहेंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कुछ दक्षिण भारत के भी राजवंश हैं जो इन्हीं के समकालीन चलते रहते हैं, चाहे वो मौर्य के समकालीन हो चाहे गुप्त के समकालीन हो, इन्हीं दोनों लोगों के समकालीन चलते रहते हैं। तो हम लोग क्रम से ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। दक्षिण भारत में चालुक्य हो गए, चोल हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, पल्लव हो गए, इन जो भी राजवंश हैं इनको हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। देखिए अब क्या होता है, सामंतकालीन जो है व्यवस्था खत्म होने के बाद फिर शुरू होता है इस्लाम धर्म का उदय। कहाँ पर, इस्लाम धर्म का उदय, वहाँ पर मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म होता है, वहाँ से जो इस्लाम धर्म का विकास कैसे हुआ, कैसे वो धर्म आगे बढ़ा, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। फिर बात आता है इसमें सल्तनतकालीन भारत में। अब देखिए सामंतकालीन भारत खत्म होता है और सल्तनतकालीन भारत शुरू हो जाता है, तो उसमें हमें पढ़ना गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, फिर उसी में हमें पढ़ना है मंगोलों का आक्रमण भी। ठीक है, तो इतना हमें ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, लेकिन आप लोगों को जो भी किताब मिला होगा, जो भी बुक मिला होगा जिससे आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, वो आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं इसमें हमें पूरा रट्टा नहीं मारना है कि क्या बताएं, ओहो इतना बड़ा सिलेबस नहीं, हमें जो है इसको बहुत शॉर्टकट में पढ़ना है। जैसे मौर्य काल हो गया, तो इसमें इसकी स्थापना किसने की,
कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, और उनकी कुछ जो उपलब्धियां उनको पढ़ना है। फिर उसके साथ जितने भी राजवंश हो गए, चाहे सल्तनत कालीन भारत हो गया, चाहे सामंत कालीन भारत हो गया, या साम्राज्य हो गया, इन पर हमें जो है सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसे थी, और ये साथ साथ हैं उनकी जो उपलब्धियां थी, अपने राज्य के लिए क्या किया किए, जैसे कुछ निर्माण वगैरह भी करवाए। तो उन सारी चीज़ों को हमें फैक्ट चीज़ों को पढ़ना है। जैसे यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे राजपूतों के उदय में, और जो प्रमुख राजवंश रहेंगे, चंदेल हो जाएंगे, फिर उसके बाद चौहान वंश हो जाएंगे, तो इनमें हमें पूरा हिस्ट्री उनका नहीं, उन पे पीएचडी नहीं करना है। खासकर डीएलएड में आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अलग बात है, करिए आप, अच्छी बात है। लेकिन जब बात आती है इसमें, तो वहाँ से इतना आपको डीपली नहीं पूछा जाएगा कि आप परेशान हो जाए, उसी में दिनों रात जूझे रहें। तो ऐसा नहीं है, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो भी प्रमुख प्रमुख चीज़ें रहेंगी उन्हीं को हमें ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं भूगोल में। देखिए भूगोल का टॉपिक बहुत छोटा, लेकिन बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये दिमाग के चलिए, ये 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। तो 50 नंबर में आप ये मान के चलिए 15 से 16 नंबर तो ये कवर करता है, इतिहास 15 से 16 नंबर कवर करता है, ना कि प्रश्न। इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद भी आता है, क्या आता है आपका ये, इस तरीके से देखा जाए आपका 10 से 15 नंबर, सॉरी 10 से 15 नंबर ये आपका इतिहास कवर करता है, और वही लगभग यहाँ पर भी है 15 नंबर लगभग ये कवर करता है। तो आप मोटा मोटा मान लीजिए 30, जो बचता है बाकी 20 नंबर, तो आप ये संविधान से, नागरिक शास्त्र से, यहाँ से कितना आता है लगभग मान के चलिए, नहीं तो कम से कम 10 नंबर के ये आ जाते हैं प्रश्न। और अर्थशास्त्र से बस मान के चलिए 6 नंबर के प्रश्न, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। अर्थशास्त्र से 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, अर्थशास्त्र से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पढ़ना है हमें, भूगोल में सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, इसमें ग्रह उपग्रह इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। फिर क्या है, पृथ्वी की गतियाँ क्या हुई, चंद्रमा की कलाएँ कौन कौन से हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमें सौरमंडल के अंतर्गत पढ़ना है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर क्या आता है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हो गए, जिसमें जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और जीवमंडल, इन चारों मंडलों को हमें अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर सभी को पढ़ना है, जलमंडल भी पढ़ना है, वायुमंडल भी पढ़ना है, और देखिए धरातल के बदलने वाले कारक, तो इसको हमें जो है स्थलमंडल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। धरातल को बदलने वाले कारक, बहुत सारे कारक हो गए, जैसे भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, और ज्वालामुखी आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, धरातल के बदलने वाले कारक, मतलब है कि उसकी आकृति में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर। फिर अपक्षय, अपरदन, भू आकृतियाँ, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। वायुमंडल में हमें विभिन्न प्रकार के गैसों का पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, पवन और इनके प्रकार। देखिए पवन किसे कहते हैं, और जो प्रमुख प्रकार के जो पौने हैं, जैसे पछुआ पौने हो गए, मानसूनी पौने हो गए, और व्यापारी पौने होंगे, तो ऐसे बहुत सारे पौने हैं। तो उनके बारे में हमें जो है ज़्यादा इतना डीपली नहीं पढ़ना है, कौन सी पौने कहाँ बहती हैं ये जान लेते हैं, और कहाँ से किस तरह से किस तरफ बहती हैं इसको जान लेना है बस। फिर उसके बाद क्या है, जलमंडल। जलमंडल को हम लोगों को इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है कि कितना प्रतिशत जल है पीने योग्य है, कितना प्रतिशत खारा है, कितना हम यूज करते हैं दैनिक जीवन में, कहाँ कहाँ किस प्रकार के जल पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर हमें देखना है। फिर चलिए बात आती है नागरिक शास्त्र की। देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि आप जो है इसको अच्छे से तैयार करिएगा तो आप जो है कंपटीशन में भी अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसको जब भी यदि आप पढ़िए तो डीपली थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ से ऐसा कोई भी कंपटीशन का नहीं है क्षेत्र है जहाँ से पूछा ना जाए प्रश्न। तो बात सबसे पहले आती है संविधान। देखिए संविधान के निर्माण कैसे हुआ, उसके कौन कौन से अध्यक्ष हुए, इसके बारे में हमें इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद नागरिकता क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या आता है, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, और नीति निर्देशक तत्व। इन सारे देखिए जितने भी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं सारे जगहों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप मान के चलिए। और इसको हमें बहुत डीपली यदि पढ़ते हैं तो और मज़ा आता है, क्योंकि नागरिक शास्त्र ऐसा है कि आपको जितने डीपली पढ़ेंगे उतने ही रुचिकर पढ़ेंगे, उतने ही आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और बात रही आपके अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र से आपको कुछ ज़्यादा खास प्रश्न आता नहीं है। खास प्रश्न आएगा बस इतना ही कि उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझाइए, या आप किसी उपभोक्ता को कैसे जागरूक करेंगे, इन सारी चीज़ों को, कैसे एक उपभोक्ता के साथ धोखा हो सकता है, कौन कौन से अधिकार हैं उपभोक्ता के, तो इन सारी चीज़ों को हमें केवल जानना है। फिर उसके बाद क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान,
जैसे भी आप इसमें पढ़ेंगे कि जो है कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का योगदान देती है, उसको हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, भारत में जो औद्योगिक विकास, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो ये रहा है आपका कुल मिला जुला के सिलेबस है। आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, इन चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। तो आप लोग क्या है कि आप लोगों को लगता क्या है कि आपको इतिहास कठिन लगता है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पूरा का पूरा सरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जो है आज की वीडियो में बस इसमें सिलेबस को ही रखेंगे। इसका जो भी वीडियो रहेगा वहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे भारत में जो है साम्राज्य की स्थापना। तो आप लोग कोशिश करिए, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े भी होंगे, थोड़ा मैं पढ़ा दूंगा, दोनों का आपको जानकारी हो जाएगी। तो इससे क्या रहेगा कि दोनों के ज्ञान से आप जो है एक अच्छा जानकारी आप लोग इकट्ठा कर ले जाएंगे। तो मोटा मोटा यही रहा आपका सिलेबस। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, भारत के साम्राज्य के प्रमुख साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।